नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का क्लास। और ये जो सीडीपी है न्यू पैटर्न पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई 2023 में होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। बेटर तैयारी के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। आपको यह बताना है बचपन से वयस्क जब होता है, ये जो परिवर्तन का समय होता है ये कौन सा समय होता है, ये आपको बताना है। तो जब भी वयस्कता वाला बात करें वो होता है किशोरावस्था, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, बचपन से वयस्कता का जब भी बात करें परिवर्तन के बारे में तो आपका जाता है किशोरावस्था में। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है और अच्छे से क्लास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। स्थूलगामक कहने का क्या अर्थ हुआ, मैं आपको बताई थी पिछले वीडियो में। जिन्होंने देखे होंगे वो अच्छे से इजी वे में इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, ठीक है। स्थूलगामक कहने का अर्थ ये हुआ, शरीर के जिसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती है वो जाता है स्थूलगामक कौशल में। और सूक्ष्मगामक कौशल में क्या होता है, सिर्फ उंगली ही काम करेगी, ठीक है। वो हो जाएगा सूक्ष्म गामक कौशल में या फिर सूक्ष्म गति कौशल में, ठीक है। तो यहाँ पे स्थूलगामक खोजना है आपको, यानी कि शरीर का बड़ा मांसपेशियां जिसमें काम करेगा वो स्थूल कौशल होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना। जब आप पेंटिंग करेंगे तो क्या किस चीज़ से करेंगे, उंगली से करेंगे। तो जब भी जहाँ भी आपको उंगली वाला बात आ जाए वो सूक्ष्म कौशल हो जाता है। तो ब्रश से अगर आप किसी पेपर पे पेंटिंग करेंगे तो सूक्ष्म कौशल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी है, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। काटेंगे किस चीज़ से, उंगली से, उंगली के मदद से, और चिपकाएंगे भी उंगली के मदद से। तो ये भी आपका सूक्ष्म कौशल हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है सुई में धागा डालना। सुई में अब आप धागा डालिएगा तो वो भी तो उंगली के मदद से ही तो डालिएगा। तो ये हो जाएगा भी सूक्ष्म कौशल। ये तीनों के क्या है, सूक्ष्म कौशल है। और खोजना क्या है, स्थूलगामक कौशल। तो चलना और दौड़ना, चलना पैर से चलिएगा या फिर दौड़िएगा तो पैर से ही। शरीर का बड़ा मांसपेशियां काम कर रहा है आपका पैर, ये हो जाएगा स्थूलगामक कौशल। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। समाजीकरण का प्रथम संस्था कौन है ये बताइए। समाजीकरण का दो संस्था होता है, एक प्रथम और द्वितीय। प्रथम संस्था में आता है आपका परिवार या फिर आस पड़ोस आ जाएंगे, ठीक है। और द्वितीय संस्था में आता है स्कूल और मीडिया। तो ये इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा, प्रथम संस्था पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर परिवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। यानी कि एक ऐसा अवस्था होता है बचपन का जिसमें बच्चे सोचते हैं कि जो गुड़िया खेलने वाला होता है उस गुड़िया में भी गुड़िया भी सजीव है, या फिर कार है, कार चलती है, उस वो भी सजीव है। बच्चा ऐसा सोचता है। तो ये सोच कैसा होता है ये आप लोग बताइए। ये जो सोच होता है ये जीववादी सोच होता है। जीववाद कहने का अर्थ ये हुआ बच्चा जो है सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब बच्चा सोचेगा कि कार में भी सजीव है, यानी कार का भी गुण सजीव है, गुड़िया भी सजीव है, तो ये सब जाता है जीववादी सोच में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। कथन है और कारक है। कथन और कारण इसको आप पढ़िए। इसमें नंबर बहुत ही बेटर तरीके से आपको मिलेंगे, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, अभिकथन में 4 वर्षीय रिया
लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। ये क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष की एक रिया है, वो एक लंबे बर्तन और एक चौड़े बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालने के समय वो ये नहीं फर्क कर पाती है कि दोनों में समान है। उसको लगता है जो लंबा है उसमें ज़्यादा है पानी और जो चौड़ा है उसमें कम है, ऐसा रिया को लगता है। ठीक है, तो ये 4 वर्ष के बच्चा में होता है ऐसा, तो ये बात सही कह रहा है। यहाँ पे कारण है जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बिल्कुल सही बात है, जीन पियाजे के अनुसार रिया जो है अभी 4 वर्ष की है, ये 4 वर्ष का जो एज होता है वो पूर्व संक्रियात्मक चरण कहलाता है पियाजे के अनुसार। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। व्याख्या करने का अर्थ हुआ कि अभिकथन में जो बात कहा गया रिया के बारे में कि ये तुलना नहीं कर पाती है, तो कारण में भी कहा गया है कि ये जो इसका एज है रिया का वो पूर्व संक्रियात्मक में है, इसलिए ये ऐसा नहीं कर पा रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेतों और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? मैं आपको बताई थी एक टॉपिक, संकेत कहे या फिर इशारा कहे, इशारा के माध्यम से या फिर संकेत के माध्यम से आप किसी बच्चा को सहायता कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? पार। ठीक है, पार कहलाएगा। पार का अर्थ ही होता है क्या? इशारा, संकेत या फिर ढांचा देगा। ठीक है, और ये जो पार शब्द है ये वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बताना है आपको कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की शिक्षा किसको प्रस्तावित करता है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, और वाइगोत्स्की यहाँ पे आपको बता रहा है, यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है तो वाइगोत्स्की का एक फेमस वर्ड है समाज। समाज में ही तो सहयोग करते हैं लोग एक दूसरे को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है, सहयोगात्मक अधिगम वाइगोत्स्की का सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है इसको प्रस्तावित कर रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा क्रिया प्रसूत अधिगम। रटंत अधिगम तो बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय अधिगम ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षानुसार करता है? यानी कि एक ऐसा एज होता है जिसमें बच्चा अपना व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे का वो अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। ये जो एज होता है वो परंपरागत चरण का होता है। ठीक है, ऐसा अगर बच्चा करेगा कि अपना व्यवहार के परिणाम के बावजूद बजाय वो दूसरे का अपेक्षा अनुसार कार्य करेगा तो वो जाता है परंपरागत चरण में। ठीक है, इसे नोट करना होगा तब जाके ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। कह रहा है क्वेश्चन एक प्रगतिशील कक्षा, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? परीक्षा केंद्रित होती है? बिल्कुल गलत, परीक्षा केंद्रित नहीं होता है और ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है और ना ही शिक्षक केंद्रित। ये जो होगा विद्यार्थी केंद्रित या फिर शिक्षार्थी केंद्रित। जहाँ भी आप ऑप्शन देखिए उसे सही करके आइए, 100% सही जाता है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित देगा आपको, नहीं तो विद्यार्थी केंद्रित देगा, नहीं तो बच्चा का केंद्रित ऐसे देगा। ठीक है, लेकिन टीचर वाला जब भी आपको ऑप्शन दिखे वो गलत होता है। शिक्षक केंद्रित कभी नहीं सही गया है अभी तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है।
रेनू जो है अपने विद्यालय में क्या है, परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बताना है आपको प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है। मैं आपको बताई थी बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ये सब मैं आपको बताई थी, गतिक बुद्धि। उसी की तरह आपको इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर इजी वे में आप बता सकते हैं। यानी कि रेनू जो है विद्यालय में क्या है, परामर्शदाता है। उसके पास कौन सा गुण है तब वो परामर्श देता है दूसरों को, यानी कि उसके पास दूसरों के मन की बात जानने की गुण है, ठीक है, बुद्धि है ये। तो ये जो जाएगा अंतर वैतिक बुद्धि या फिर इसको पारस्परिक बुद्धि भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परामर्श किसको दीजिएगा, दूसरों को, दूसरे के मन के बात को जानकर आप परामर्श दीजिएगा उसको, इसलिए आपका यहाँ पे अंतर्वैतिक बुद्धि के अंतर्गत चला जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन कहा आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है कि एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों में संप्रेषण के लिए आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ये बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल क्षेत्रीय भाषा। केवल लगाकर, केवल जहाँ भी देखिए वो कभी नहीं सही गया है अभी तक, केवल वाला को काट ही दीजिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी है, मातृभाषा का, यानी बच्चों का जो मातृभाषा है उसके अनुसार आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये कहा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये निगेटिव पॉजिटिव से भी ऑप्शन मिल जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ कहती है क्या कि फुटबॉल से तो केवल लड़का खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, बात विचार के दौरान क्या हो रहा है ये बताना है आपको। माँ का जवाब में क्या दिखता है आपको, यहाँ पे पक्षपात वाला भावना आ गया, ठीक है। और पक्षपात नहीं दिया है ऑप्शन में तो वो जाएगा लिंग रूढ़िवादिता में, ठीक है। और अगर पक्षपात और रूढ़िवादिता दोनों दे तो आपको रूढ़िवादिता को मारना है, ओके। रूढ़िवादिता बहुत ही बेटर है ऑप्शन। जब भी भेदभाव जैसा भावना आपको दिखे क्वेश्चन में, वो लिंग रूढ़िवादिता के अंतर्गत जाएगा या फिर जेंडर रूढ़िवादिता भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है। अगर बच्चों को नामीकरण करेंगे और उसे वर्गों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों के समूह में हीनता हो जाएगा और सीखने में वे लाचारी को जन्म देगा, ठीक है। अगर बच्चों को यानी कि नामीकरण करने का क्या अर्थ हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, और उसके अनुसार आप उसे वर्ग में बांट देते हैं, तो इससे जो है बच्चों के समूह में क्या हो जाएगा, हीनता पैदा हो जाएगा और सीखने में वो लाचारी महसूस करने लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव था और आपका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन आपका भी सही हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। आप बताइए, सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तुलना करना दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये बिल्कुल सही बात है। सतत और समग्र मूल्यांकन का यही मायने हैं कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों का आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं।
इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन क्या कहा कि एक शिक्षक है, अपनी कक्षा में क्या कर रहा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या करता है, वो जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। ठीक है, इससे शिक्षक में किस प्रकार की मूल्यांकन में मदद मिलेगी आपको ये बताना है। योगात्मक आपका कभी नहीं सही गया है, योगात्मक वाला बात नहीं होता है। मानकीकृत गलत होता है, मानक भी गलत होता है। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन दिया है, सबसे बेटर ऑप्शन बी आपका सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। समावेशी कक्षा कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे एक कक्षा में सभी समुदाय से भिन्न भिन्न संस्कृति के बच्चे आएंगे, सभी को एक समान देखना है। ठीक है, वही समावेशी कक्षा हुआ, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही समावेशी कक्षा है। तो ऑप्शन देखिए और आप आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है बच्चों की विविध ज़रूरतों को पता लगाना और उनका ख्याल रखना। बिल्कुल सही बात है, एक समावेशी कक्षा में ये बात होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की जो ज़रूरत है उसको आप पता लगाइए और उनका ख्याल रखिए। ठीक है, यहाँ पे केवल वर्ड लगाकर गलत है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन सी बच्चों की उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण गलत होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, खास ज़रूरत क्या होता है, यहाँ पे गलत जा रहा है, आपका ऑप्शन ए जो है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूट वाला है, इसे आप अच्छे तरीके से कीजिए। क्वेश्चन है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। विविध समूह के विद्यार्थी मतलब कि बहुत से समुदाय के विद्यार्थी आएंगे, उनको सबको अलग अलग ज़रूरत होगी, सबको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। यहाँ पे है ऑप्शन, पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग। यहाँ पे कह रहा है हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना। बिल्कुल सही बात है, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को स्वीकारिए, उनके मातृभाषा को स्वीकारिए और उन्हें सम्मान दीजिए। ठीक है, और दो है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है आपको, किसी भी चीज़ को सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल सही, सुसंगत आप संप्रेषण बना कर रखिए क्लास में। और ऑप्शन 4 नंबर कह रहा है अप्रत्यक्ष निर्देश देना। अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं देना है बच्चे को, सामने से प्रत्यक्ष रूप से उसे निर्देश दीजिए, कुछ दीजिए तो। ठीक है, और 5 नंबर है विद्यार्थियों को स्वायत्ता और लचीलापन देना। लचीलापन बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट कर सकते हैं। लचीलापन एकदम वेस्ट जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सही गया, 1, 3 और 5। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 3 और 5। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझिए, ये यहाँ पे क्या है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, एक विद्यार्थी यानी दृष्टिबाधिता यानी वो नहीं देख पाता है, उसकी ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। दृष्टिबाधित यानी वो नहीं देख सकता है, ऐसे स्टूडेंट को आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है। देखिए क्या है, विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बच्चा दृष्टि बाधित है तो वो देखेगा कैसे, नहीं देख पाएगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण, जब देखबे नहीं करेगा तो आप उसे दिखाइएगा क्या, तो ये आपका गलत जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा नहीं देख पा रहा है वो छूकर, स्पर्श यानी छूकर, वो छूकर हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करके वो सीख सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर कह रहा है मुख फिल्में दिखानी चाहिए, देख ही नहीं पाएगा तो उसे दिखाने से क्या फ़ायदा। बहुत सी संरचित वर्कशीट
जिनमें चित्र हो देनी चाहिए। चित्र वाला दीजिएगा तो फिर वो नहीं देख पाएगा। आपका ACD गलत जा रहा है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? अगर जब भी बात करें मौखिक संप्रेषण या फिर चुनौती वाला जब बात करें तो वो जाता है, अभिलक्षण जो होता है वो स्वलीनता का होता है। ठीक है, स्वलीनता का अर्थ ये हुआ कि बच्चा अपने में मग्न रहेगा। कोई मतलब बच्चा ऐसा होता है, बच्चा तो खास तौर पे ऐसा होता ही है, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े आदमी हो जाते हैं तब भी वो बात नहीं समझ पाते हैं, यानी कि वो खुद में लीन रहते हैं, जो बोलेंगे वही ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, स्वलीन रहते हैं यानी खुद में लीन रहते हैं। तो स्वलीनता का जब भी बात करें तो वहाँ पे संप्रेषण में चुनौती जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। शिक्षक जो है यहाँ पे बच्चों को छूट दे रही है, यानी कि एक चिकनी मिट्टी दे रही है और बच्चा को जो मन करे वो तुम बनाओ, ऐसा कह रही है। इसके माध्यम से वह बच्चों में कौन सा कौशल का बढ़ावा कर देना चाह रही है, ये आपको बताना है। तो अगर आप बच्चों को खुद से करने के लिए दीजिएगा कि आपको जो मन करे वो करो, तो वो जो जाता है सृजनात्मक में जाता है, बच्चा खुद से सृजन करेगा। ठीक है, आपका सृजनात्मक बहुत ही बेटर जाएगा। इस और क्वेश्चन के लिए रटना गलत है, असहयोग गलत है, अनुशासनहीनता भी गलत है। अनुशासन भी गलत होता है और अनुशासनहीनता भी गलत होता है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रारंभिक साल में आप किसके विकास पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शारीरिक कौशल, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक एज जो होता है उसमें शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल पर आप केंद्रित करेंगे, लेकिन अमूर्त तर्क पर आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। बच्चा जब छोटा रहेगा तो वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा और ना ही अमूर्त तर्क कर पाएगा। ठीक है, आपका 5 नंबर जो है ये गलत जा रहा है। 1 2 3 4 ये सही है। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए, जानकारी में भंडारण और उपयोजन से होता है। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब ये नहीं हुआ कि जानकारी के भंडारण आप करके रखिए और उसमें से किसी को दे दीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी है, अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अगर अर्थपूर्ण बच्चा सीखेगा तो वो खोज करेगा। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? खोज करना। ठीक है, और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया करेगा। आपका ऑप्शन बी सही है। इनाम और सजा भी नहीं देना है बच्चा को, वेधन और अभ्यास भी नहीं करवाना है, गलत जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है। यानी कि एक शिक्षिका है, एक बच्ची जो अवधारणा को नहीं समझ पा रही है, अवधारणा को समझने में वो असमर्थ है, उनके साथ मिलकर वो काम करती है। इससे इशारा देते हुए काम कर, मतलब कि वो नहीं जहाँ पे कर रही है वहाँ पे वे शिक्षिका जो है वो बच्चा को इशारा देकर बता रही है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मैं आपको चर्चा भी की थी इसके पहले कि जब भी सहायता या इशारा वाला बात है वो जाता है पार। ठीक है, पार का अर्थ होता है इशारा या फिर संकेत। शिक्षक केंद्रित गलत होता है, प्रत्यक्ष निर्देश भी गलत है, अनुरक्षण
भी गलत होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अभिकथन और तर्क आ गया आपका। अभिकथन है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक जो है कक्षा को एक संवादात्मक बनाना चाहती है तो उसमें आसपास के पर्यावरण उदाहरण को शामिल कर रही है, ये आपका सही है। और तर्क में देखिए क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात बिल्कुल सही है। सीखने के लिए आपका ज़रूरी है क्या, समाज सांस्कृतिक ये सब ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। कैसे व्याख्या कर रहा है, यहाँ पे सामाजिक संस्कृति के बारे में बात किया है और यहाँ पे जो है बच्चों को आसपास के पर्यावरण का उदाहरण शामिल कर रहा है, तो ये जो है मैच कर रहा है, यानी कि व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। बच्चे के समस्या समाधान में जो बाधा उत्पन्न करेगा उसके बारे में बताना है। समस्या को सही से पहचाना, सही से जब बच्चा पहचान लेगा तो वो समस्या में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, ये तो सही बात है। अगर बच्चा समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित कर रहा है तो वो समझ रहा है, ठीक है। आपका ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे निगेटिव खोजना है आपको, जो बाधा उत्पन्न करेगा उसे खोजना है। ऑप्शन सी है, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये भी आपका सही है। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, कोई समस्या मिल रहा है तो उसको पहले सोचिए, उसके मिलती जुलती सुलझाई गई जो बात है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। और ऑप्शन डी है, वस्तुओं के इस्तेमाल में पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। स्थिर रहना आपका गलत होता है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, स्थिर नहीं रहना है। और यहाँ पे कह रहा है क्या, पारस्परिक तरीके से स्थिर रहना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपको निगेटिव ही खोज रहा था, आपको निगेटिव मिल गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपका अभिकथन है और तर्क है, इसे पढ़िए और आंसर कीजिए। अभिकथन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी जो है त्रुटि कर रहा है सीखने में तो वो उसका जो है असफलता को नहीं दर्शाएगा, वो एक अधिगम की, उसको सीखने की एक मुद्दा बन जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ जाएगा बच्चे में। जब बच्चा गलती करेगा तो सीखता है, ठीक है, उसका असफलता नहीं होता है। तो ये आपका अभिकथन जो है ये यहाँ पे गलत बोल रहा है। तर्क क्या कह रहा है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। यहाँ पे तो बिल्कुल गलत बोल दिया, बच्चा में तो सोचने की क्षमता होती है, यहाँ पे कह रहा है खुद से सोचने की क्षमता नहीं हो रही है, ये भी गलत है आपका। और इनमें क्या कर रहा है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, यहाँ पे गलत बोल रहा है आपका तर्क भी। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है डी में, देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है, ओके। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। भाव का अर्थ होता है संवेग, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, भाव या फिर क्या, संवेग। संवेग के अंतर्गत आता है लव, फियर और एंगर, यानी कि प्यार आएगा, भय, क्रोध, ये सब संवेग होता है। और भाव जो है इसी को कहते हैं भाव या फिर संवेग, बात बराबर है। क्रोध आएगा भाव के अंतर्गत, प्यार आएगा और भय आएगा। लेकिन स्मृति जो है, स्मृति का अर्थ होता है याद करना, ठीक है। तो स्मृति जो है भाव नहीं है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट।
प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? किसे बढ़ावा देना है? आंतरिक अभिप्रेरणा को, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है? जिज्ञासा होता है, रुचि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए है, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास पर प्रशंसा करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा गलत भी करता है तब आप उसे प्रशंसा करेंगे तो वो बच्चा जो है ना, उसको आदत पड़ जाएगा। हम सही करते हैं तो वो सर हमको ठीक कहते हैं, और गलत करते हैं तब भी ठीक कहते हैं, तो ये बच्चा बिगड़ सकता है, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगा। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, दंडित भी नहीं करना है। अगर बच्चा अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, ये आंतरिक प्रेरणा नहीं जाएगा। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। प्रतिस्पर्धा शब्द गलत है। बच्चों में जो है प्रतिस्पर्धा का भाव प्रकट नहीं करना है, ठीक है। और ऑप्शन डी है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही है। अगर बच्चों में सीखने का आनंद लेगा, सीखने में जब बच्चा आनंद लेगा तो उसके अंदर जब जिज्ञासा होगा, रुचि होगा, तभी वो आनंद ले पाएगा, ठीक है। अगर आप इसे प्रोत्साहित करते हैं तो बेटर जाता है आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा, ऑप्शन को थोड़ा सा डीप किया है, इसे थोड़ा आपको डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। बच्चा सीखने में आनंद कब लेगा? जब उसके पास रुचि होगा या फिर जिज्ञासा होगा, तभी तो बच्चा है जो है कि आनंद ले पाएगा, ठीक है। आपका आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत ऑप्शन डी जा रहा है सही। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों को समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करके ये गलत है। प्रभावित होता है में बाधा डालता है, ये भी गलत है। से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है आपका। को सुसाधित करता है, ये बात सही है। बच्चे के समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अधिगम को क्या करता है? सुसाधित करता है, ओके। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और देखने से पहले आप एक बार अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ओल्ड होंगे तो शेयर कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उनमें ठीक से पढ़ाई नहीं की है। रूही यह मानती है कि ठीक से पढ़ाई मैं नहीं की हूँ, जिसके कारण उसके विज्ञान में क्या हुआ है? परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारक को लगा रही है, ये बताना है आपको। और वो सोचती है कि विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस पर लगाएगी? तो वो है कोशिश की कमी। बच्चा जो है वो सोचता है कि हम कोशिश किए रहते ना तो मेरा निकल जाता एग्ज़ाम, ऐसा होता है। और कोई कोई बच्चा होता है क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देता है। कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रूही कर रही है वो उसमें कोशिश की कमी है। वो कोशिश ही नहीं की, नहीं कोशिश करती तो वो उसके विज्ञान में जो है अच्छा नंबर आते, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आज का 30 प्रश्न जो है, 30 प्रश्न ख़त्म हो चुका। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।